नमस्कार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण कमलनाथ को बताया जा रहा है। कांग्रेस क्यों हारी, हार का ठीकरा ईवीएम पर क्यों फोड़ा जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कमलनाथ जी के मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेली जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी। ये बताइए, आप लोग जीता हुआ चुनाव हारे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? जैसा किसी के घर में डाका पड़ने के बाद लगता है, वैसा ही हमें भी लग रहा है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि डाका पड़ गया घर में? प्रज्ञा जी, इस चुनाव का जो कल एक बैठक बुलाई गई थी, उसमें हमारे प्रत्याशी भी आए थे और हमारे जीते हुए विधायक भी आए थे। उसमें कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। एक बात तो ये आई, प्रत्याशी आपस में मिले तो नहीं है, सब एक दूसरे बहुत परिचित भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग नए विधायक जीत के भी आए। उन सब की बातचीत में जो कॉमन चीजें थी वो चीजें ये थी कि एक तो कहा कि बहुत सी बीच में आपकी आवाज चली गई थी। कॉमन बातें क्या है? आपकी आवाज चली गई थी बीच में। जी जी। बहुत सी जो ईवीएम मशीनें थी वो 99% तक चार्ज मिली और ऑन एन एवरेज 100 ईवीएम पर विधानसभा में 99% चार्ज मिली। इसका मतलब है कि जिस ईवीएम का दिन भर इस्तेमाल किया गया, सुबह 8 बजे की वोटिंग से लेके शाम की 6 बजे तक ऑफिशियली, और उसके बाद जो लोग आ जाते हैं उनका इस्तेमाल किया गया, उसके बावजूद उनमें, और 17 दिन तक वो रखी रही काउंटिंग के पहले, तो आखिर कैसे उन मशीनों के अंदर इतनी बैटरी बची रही? अब सिर्फ बैटरी की बात नहीं है, दूसरी बात जो प्रत्याशियों ने कही, विधायकों ने कही, कि जो मशीनें 60 से 70% तक चार्ज अकेली थी, उनमें सामान्य वोटिंग के ट्रेंड आए, लेकिन ये चार्ज वाली जितनी मशीनें थी, इनमें कांग्रेस के प्रत्याशियों को एकदम से नीचे वोट उनके गिरे। एक ट्रेंड उन्होंने और ये बताया कि कई प्रत्याशियों ने अपने मुंह से बताया, वो मीडिया में बात भी कर रहे हैं, कि कोई ट्रेडिशनली क्षेत्र है जहां से कांग्रेस जीतती रही है, सबको पता होता है प्रत्याशी को कि बूथ हमारा मजबूत है, ये भाजपा का बूथ मजबूत है, यहाँ अन्य प्रत्याशी है। तो भाजपा के बूथ पे निकलते निकलते चले आई, तो जहां पिछले बार हम 20,000 से हारे थे उस विधानसभा में, उन बूथों पे, वहां हमारा प्रत्याशी बता रहा है कि वो सिर्फ 94 वोट से पीछे था। लेकिन जब उसके अपने बूथ शुरू होते हैं तो वो ताबड़तोड़ नीचे आ रहा है, और हो सकता है कि उसकी अलोकप्रियता भी हो सकती है, लेकिन एक तरफ से धड़ाम से नीचे गिर जाना उन वोटों का, ये बहुत बड़ा शक पैदा करता है। तीसरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो पोस्टल बैलेट की बात आई है, तो ये हम अपने आंकड़े नहीं दे रहे हैं, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। ये आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें है कि पोस्टल बैलेट जो सरकारी कर्मचारी ज्यादातर डालते हैं या वृद्ध लोग डालते हैं, उनमें 230 में से 199 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे थी। ये तो आप पूरा देश जानता है इस बात को कि मिडिल क्लास ट्रेडिशनल वोटर रहा है, सरकारी कर्मचारी ट्रेडिशनल वोटर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो अगर वो 199 सीटों पर कांग्रेस को जिता रहा है जो पोस्टल बैलेट से हो रही है, और इसमें एक बेईमानी और देख लीजिए कि जब रिजल्ट आ रहे थे टेलीविजन पर, तो क्या कभी एक भी बार कांग्रेस की 199 सीटें मध्य प्रदेश में दिखाई गई? जब शुरू हुआ था, तो अगर हम पोस्टल बैलेट की गणना थी 8 से 8.5 तक की, इसका मतलब जो रिजल्ट दिखाए जा रहे थे वो मनगढ़ंत रिजल्ट दिखाए जा रहे थे। देखिए, संख्या तो बढ़ती है, घटती। पीयूष जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप जब ये कहते हैं, कांग्रेस जब ये कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो लोग ये सवाल करते हैं कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो फिर तेलंगाना में जीत कैसे हो गई? देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो मदारी होता है वो अपने मोहरे अपने हिसाब से सेट करता है। जब तेलंगाना में है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी, और मोदी जी वहां भी ईवीएम अगर भरवा देते, तो कोई यकीन नहीं करता, इनका सारा भांडा फूट जाता। तो एक तो हो गया मशीन का गेम, और एक हो गया माइंड का गेम। तो सामान्य ज्ञान तो उन्हें भी है, दो रोटी जो हैक कर रहे हैं मशीन को या इसको सेट कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि कैसे करना चाहिए। कांग्रेस एक जगह पर तो ये कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, एक जगह पर ये कहती है कि कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं, चारों राज्यों में 4,90,00,000 के आंकड़ों का जिक्र करती है। तो अगर वोट ज्यादा मिले हैं भाजपा से, तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी कैसे हो गई? ये दो बातें कैसे चल रही है, ये मैं जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये कोई राष्ट्रपति का चुनाव तो हो नहीं रहा है कि चारों राज्यों में जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो राष्ट्रपति भारत का बन जाएगा। ये तो हर विधानसभा वाइज होना है। तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, वहां हमारी सरकार बनी, हमारे पास एक बहुत बड़ा वोट चंक वहां पे आया, और फिर इन 3 राज्यों में हम हारे, इनको मिला के वो बड़ा हो जाता है। तो अगर चारों में हमारा ज्यादा आया है, तो जो सवाल करने वाले चारों में हमारी सरकार बना दे, हम सवाल ही नहीं करेंगे।
तो ये सवाल देखिए, मैं असल सबसे में ठोस जी कारण जानना चाह रही हूँ पीयूष जी। ये तो चलिए संख्या घटती बढ़ती रहती है, शुरुआत में पोस्टल बैलेट से जो आया, फिर ईवीएम का बटन जब लोगों ने दबाना शुरू किया तो जो संख्या हमें दिखाई दी। मैं आपसे ओवरऑल एक ठोस कारण, 5 ठोस कारण ऐसे जानना चाहती हूँ जिसकी वजह से ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी, क्योंकि यही बात उत्तर प्रदेश में कही गई कि जब पोस्टल बैलेट के नतीजे खुल रहे थे तो जीत मिल रही थी, फिर अचानक से ईवीएम जैसे ही शुरू हुआ तैसे ही हार हो गई। तो मैं ये जानना चाहूंगी ठोस कारण क्या है? नहीं, इसमें मैं बिल्कुल ठोस तरीके से मैं हम लोग जो हमारा मानना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बिल्कुल दूध के धुले हैं, हम 100 में 100 नंबर लेके आ रहे हैं, या हम 230 विधानसभा जीतने वाले थे। हमारे संगठन के स्तर पर भी कुछ कमियां रही होंगी, कहीं प्रत्याशी चयन में भी कमी रही होगी, कहीं हम प्रचार में भी पीछे रहे होंगे, गलतियां निश्चित तौर पर हुई होंगी, ऐसा नहीं कह रहे कि हम सारी सीटें जीतने वाले थे। लेकिन जो निकल के आ रहा है कि 20,000 के आसपास वोट ईवीएम में भरा गया था और 100 ईवीएम पर विधानसभा मैनेज की गई और बड़ी टेक्टिकली की गई, जहां पे कम से कम शक हो। और मैं यह बता दूं, इसका एक चीज और आती है कि जिन विधानसभाओं को लेकर कांग्रेस बहुत श्योर नहीं थी, वहां हम जीत गए, तो इसका मतलब वहां भाजपा ने बहुत प्रयास नहीं किया। और सबसे बड़ी बात मैं अभी यह आपके शो पे ये कहना चाहता हूं कि भाजपा के 4 जीते हुए विधायक, 6 बीजेपी विधायकों को चुपचाप जाके शांति से उनसे एकांत में बात करके पूछ लो कि क्या तुम जीत रहे थे? क्या इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट नहीं रखी थी मुख्यमंत्री के सामने कि 133 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही हैं? ये सब चीजें यहां हुई हैं। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि यहाँ भोपाल के जो पत्रकार है, मध्य प्रदेश के जो पत्रकार है, मध्य प्रदेश की जनता है, वो यकीन नहीं कर पा रही। वरना सामान्य तौर पर हम तो कांग्रेस के व्यक्ति, हम तो कांग्रेस का गाना गाएंगे, लेकिन आम आदमी जब सरकार बन जाती है तो खुश होता है, एक अपनी अभिव्यक्ति देता है कि उसके मन की सरकार बनी है। मध्य प्रदेश में आप ये नहीं पाएंगे इस बात को। आप, मैं तो कह रहा हूं, दोबारा घूम लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए, ये बहुत बड़ा खेल किया गया है। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि ईवीएम का अगर हम विषय उठा रहे हैं तो अब जरूरत इस बात की है कि इसको फैसलाकुन तरीके से पहुंचाएं, क्योंकि सिर्फ मैं आरोप लगा दूंगा, आगे कोई कार्रवाई नहीं करूंगा तो लोग हम पे हंसेंगे। आपकी एक बात सामने आ रही है कि आप कह रहे हैं कि हम ईवीएम को खत्म कर देंगे, तो इसका क्या मतलब है कि हम ईवीएम को खत्म कर देंगे? खत्म कर देने का मतलब ये सिस्टम खत्म करके पोस्टल बैलेट के सिस्टम पे वापस जाएंगे, ईवीएम प्रणाली को चुनाव प्रक्रिया से हटा देंगे। खत्म तो ट्विटर पे एक छोटा शब्द लिखा मैंने, तो अब लड़ाई ईवीएम के लिए लड़नी देखिए, पड़ेगी। जब कांग्रेस जीतती है तो चलिए ईवीएम को दोष, कोई भी पार्टी जब जीतती है तो ईवीएम को दोष नहीं देती है, हारती है तो दोष देती है। तो अगर आप दो राह पर चलेंगे तो फिर आप कैसे इस पर सवाल उठा पाएंगे? अगर आपको ईवीएम पर शक है तो फिर हर जगह शक होना चाहिए, अगर हमें आप हर इसे जगह बंद ही शक, करना। हाँ, हमें हर जगह शक है। रेवंत रेड्डी ऐसे कैसे हार गए? रेवंत रेड्डी और केसीआर दोनों हार गए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अगर स्विच मेरे पास है तो मैं जब चाहूं तो मैं जिता दूं, जब चाहूं तो मैं हरा दूं, क्योंकि मुझे ये तानाशाही खुली तो आई नहीं है देश में। लोगों के जनमानस में एक तो फीलिंग आपको बना लग जो रहा है पूरा। कि बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस जीत जाए तेलंगाना? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इतने ओपिनियन पोल आए, किसी में 167 वोट कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को नहीं दी गई। अचानक एक एग्जिट पोल आता है, उसी टीवी पे उसके पहले ओपिनियन पोल आए थे, उसमें वो वोट सीटें नहीं दी गई थी। उस एग्जिट पोल पे वो अपनी बात रखते हैं, चैनल को उस पर भरोसा नहीं होता है, उसके 2 एडिटर आके अलग से एक वीडियो लीक कराते हैं कि साहब हम इस पे यकीन नहीं कर रहे हैं, माने चैनल को यकीन नहीं है। इससे क्या होता है कि जनता में वो एग्जिट पोल चर्चा का विषय बनता है, एक संदेह पैदा होता है। उस तो एक माहौल बना, जो माहौल था कांग्रेस एक तरफा आ रही है, उसको डाइल्यूट किया, तो हमारे दिमागों पे असर किया, और उसके बाद ये चुनाव परिणाम आता है। इसमें मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, ईवीएम तक तो ठीक है, जो सीटें हम टफ फाइट में थे मध्य प्रदेश में, मैंने दिन भर चुनाव परिणाम देखे हैं, भाजपा वालों ने भी देखे हैं, आखिरी के 5 राउंड में कलेक्टर्स की भूमिका क्या रही। अगर हम कहीं 5,000 से आगे हैं, कहीं 7,000 से आगे हैं, मैं इस ऑफिस से उठ के गया हूं, उसमें है कि ये प्रत्याशी हमारा 6,000 से आगे, ये प्रत्याशी 8,000 से आगे, और घर पहुंचते मतगणना रुक गई। आखिरी राउंड आता है या अचानक नंबर आता है और भाजपा का प्रत्याशी 15,000 से जीत जाता है, 20,000 से जीत जाता है। उसमें प्रशासन की भूमिका भी बहुत संदिग्ध रही है। तीसरी बात मैं कह दूं, इसके डिटरेंस के लिए कुछ चीजें बनाएंगी कि वीवीपैट है, और हर विधानसभा में 5 वीवीपैट आप गिन सकते हैं, लेकिन वो गिनने कब है? वो गिने जाने हैं मतगणना समाप्त होने के बाद। तो जब पूरा माहौल बन गया दोपहर तक, फिर कलेक्टर्स ने उसको मैनेज कर दिया, भाजपा प्रचंड बहुमत से आ गई, तो वीवीपैट आप ईमानदारी से पता कर लीजिए कितनी जगह हमारे प्रत्याशियों को गिनने दिया गया। ये एक इसमें ईवीएम शामिल है, इसमें एग्जिट पोल शामिल है, इसमें फिर ईवीएम का खेल होता है, और आखिरी राउंड की मतगणना पलटी जाती। बहुत व्यापक षड्यंत्र है। मैं ऐसे नहीं कह पाता, अगर मैंने सारे प्रत्याशियों से, विधायकों से बात नहीं की होती तो मैं भी बहुत कमजोरी से ये बात कहता। और ऐसा कैसे हो रहा कि हमने सारे कर्मचारियों को कन्विंस कर लिया, 199 सीटों पे आगे चले गए 230 में से, और बाकी जनता से बिल्कुल हमसे खारिज हो गई। अच्छा, ये लाडली बहना की बात करते हैं, अगर इनकी लाडली बहना योजना में 1,000
रुपए या 1250 रुपए मिल रहे थे, तो क्या छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारों के जो पैसे उन्होंने दिए थे आम जनता को, उसमें कांटे लगे हुए थे? ये राजस्थान के पैसे में कांटे लगे हुए थे, और हमने भी यहाँ कहा था कि हम 1500 देंगे। तो ये सिर्फ आदमी को भरमाने के लिए ये सब रचा हुआ वो है। तो शकुनी जैसे पांसे लेके बैठा था, अपने फर्जी थे, धर्मराज को खेलना पड़ता था कि साहब खेलना है, तो इनके पांसों से मजबूरी में खेल रहे हैं। तो पीयूष जी, लेकिन ईवीएम वो को शकुनी का हटाने पांसा के लिए है। करेंगे क्या? बहुमत तो है नहीं आपके पास। किसान आंदोलन के पास कोई बहुमत नहीं था, महात्मा गांधी के पास कोई बहुमत नहीं था, हमारी पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया था जयप्रकाश नारायण ने, उनके पास भी कोई बहुमत नहीं था, और अन्ना हजारे ने भी हमारे खिलाफ आंदोलन किया था, उनके पास भी बहुमत नहीं था। तो हिंदुस्तान में अभी खुली तानाशाही नहीं आई, जनता के भावनाओं से सरकारें डरती हैं। तो मुझे लगता है हमारा शीर्ष नेतृत्व ये फैसला करेगा, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत राय कह रहा हूं कि इससे लड़ने का एकमात्र तरीका हमें संवैधानिक तरीका अपनाना चाहिए, कानूनी तरीका भी अपनाना चाहिए, और आंदोलन का तरीका तमाम उन दलों से जो हमारी तरह इसके पीड़ित हैं, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो इस पे विचार होना चाहिए, आंदोलन की रूपरेखा तय होनी चाहिए, और एक फैसलाकुन तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। उससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि कार्यकर्ता बहुत निराश होता है, और शुरू में कार्यकर्ता कहने लगे जनता तो कोई बात सुन नहीं रही। जनता ने हमारी बात सुनी, जनता ने हमें वोट दिया, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जनता के हक की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। मैं भी ग्राउंड पर थी, 1-1.5 महीने से मैं भी चुनाव कवर कर रही थी, तो मध्य प्रदेश में जो मैंने देखा, कोई नाराजगी नहीं थी कांग्रेस को लेकर। ग्राउंड पर लोगों में किसी भी तरह की कोई नाराजगी दिख नहीं रही थी, लग रहा था कि बहुत अपर हैंड है कांग्रेस का। लेकिन एक चीज जो दिखाई दी वो ये रही कि आप लोग पोलिंग बूथ तक लोगों को लाने में फिसड्डी साबित हुए। आदिवासी समाज जो कि आपका ज्यादा वोट बैंक है, वहां पर वोटिंग प्रतिशत कम रहा। जो कि पिछड़े इलाके जो रहे वहां पर वोटिंग, रिमोट एरियाज में वोटिंग प्रतिशत कम रहा। तो आप ईवीएम के अलावा क्या बड़ा कारण मानते हैं? नहीं, आई डिसएग्री। अगर आप दोबारा उठा के देखें तो मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में वोटिंग कम हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग बम्पर हुई है। आदिवासी वोट के लेकर झूठ बोला जा रहा है। इतनी ईवीएम भरने के बावजूद आदिवासी जिस ताकत से हमारे निकला कि आज भी, पिछले बार हमारे पास 32 आदिवासी सीटों पर हम जीते थे, आज भी हम 24 आदिवासी सीट पर जीते हैं। और जो कमलनाथ जी के बाद मध्य प्रदेश में कोई नहीं कर रहा है। छिंदवाड़ा इस चुनाव के पहले भी भाजपा मुक्त जिला था, देश का एकमात्र, और इस चुनाव के बाद भी छिंदवाड़ा भाजपा मुक्त जिला है। पूरा छिंदवाड़ा कमलनाथ जी ने जीता। आसपास की जितनी सीटें, 24 सीटें वहां की सारी जीती हैं। क्योंकि उन्होंने वहां कैंप किया, वहां से कार्रवाई की, तो हमारी जीत का अंतर वहां बहुत बड़ा था। वहां के लोगों को पता था कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसलिए हम ईवीएम का बैरियर पार करके भी छिंदवाड़ा और आसपास के जिले जीते। आदिवासी समाज ने तो जम के समर्थन दिया है। मैं भोपाल में बैठा हूं, यहाँ सबसे कम वोटिंग, ये पीसीसी में मैं बैठा हूं, दक्षिण पश्चिम विधानसभा है ये अर्बन, टिपिकल अर्बन है, इसमें बहुत सा वोट झुग्गियों का है और बहुत सा वोट सरकारी कर्मचारियों का है। यहाँ सबसे कम वोटिंग हुई। बैरसिया जो हमारी ग्रामीण विधानसभा है यहाँ की, वहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। तो ये झूठा, जैसे मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि ये चला दिया कि कांग्रेस आला कमान ने कमलनाथ जी से इस्तीफा मांगा, ये बोगस फेक खबर है। ना इस्तीफा दिया गया है, ना इस्तीफा मांगा गया है। और मैं आपके शो में ये कहना चाहता हूं, ये भी एक खास किस्म का प्रोपेगेंडा है। हमने देखा है कि कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने जो काम किए हैं वो युवा तुर्क नहीं कर पाते हैं। हरियाणा में भी आप देखें तो जब हुड्डा साहब को मैदान में लाया गया तो 36 सीटों तक पहुंच गए थे, और जो अशोक तंवर थे जिन पे बड़ा दाव लगाया गया था, वो पार्टी छोड़ के भाग गए थे। राजस्थान में भी 25-30 साल से अशोक गहलोत साहब कभी एक बार आते हैं, एक बार जाते हैं, लेकिन पार्टी को उन्होंने बांध के रखा हुआ, उनके झंडे के नीचे तले खड़े हुए हैं। अच्छा, ईवीएम को छोड़कर आपको और कौन सा कारण लग रहा है मध्य प्रदेश हारने का? और कारण हम गढ़ सकते हैं, बहुत से कारण गढ़ सकते हैं, लेकिन ये चुनाव हमने जीता है तो हम कैसे कहते हैं, हम वो कारण क्यों बताएं? आत्मचिंतन किया होगा, लेकिन अंततः हार हुई है। जी, हार तो आत्मचिंतन हमारा ये कह रहा है कि जो सबसे बड़ा कारण लग रहा है, जो सबसे बड़ा कांटा है, उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, उसको हटाना चाहिए। वो ईवीएम है। अगर ईवीएम के साथ लड़ेंगे तो जैसे 2019 का लोकसभा चुनाव हमने भी देखा, आपने भी देखा है, ज्यादा, मैं झांसी का रहने वाला हूं, उमा भारती सिटिंग सांसद थी झांसी से, और वो ये देखते हुए कि हम जीत नहीं सकते, चुनाव छोड़ के चली गई थी। एक सामान्य व्यक्ति को टिकट दिया और 5 लाख से वोट से जीत गया था। तो ये सब कर्तव्य हैं। इतने वोट, ना उसके पहले उतना वोट आया, ना उसके बाद उतना वोट आया, तो अचानक कहां से आ जाता है? तो इस पे एक बार तो हमें, बाकी संगठन में अगर आप ये भी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ही तो लेकर के आई थी ना ईवीएम को कानून बनाकर संवैधानिक तरीके से। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। एक तो उस ईवीएम की टेक्नोलॉजी में तब से आज तक बहुत अंतर आ गया। दूसरा, नियत का बहुत फर्क होता है। कांग्रेस बड़ी अच्छी नियत के साथ उस चीज को लेके आई थी, लेकिन आज हमें लगता है कि वो हमारी गलती थी। वो हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन
हमने अच्छे मन से वो काम किया था, उस समय कोई शिकायत नहीं। कांग्रेस अगर ईवीएम का दुरुपयोग करती है तो हम 14 में हारते ही क्यों? हमने तो लोगों की सुविधा के लिए वो की थी। जैसे विज्ञान अभिशाप या वरदान जो हम लोग निबंध लिखते थे 5वीं 6वीं कक्षा में, तो ऐसे ही ईवीएम अभिशाप या वरदान वाली बात है। तो एक अच्छी सोच से लेके आए थे, ये उसका दूसरा उपयोग कर रहे हैं। बाकी तो ये है कि हमें निश्चित तौर पे हमने सारी इनने 1000 की कही थी, हमने 1500 की कही, हमने गैस सिलेंडर का वादा किया था, हमने ओपीएस का वादा किया था, हमने किसानों के एमएसपी का जो इन्होंने खत्म किया उसका वादा किया था। ये सारे वादे हमने किए, लोगों तक पहुंचे, टाइम से डिलीवरी हुई सारी। राहुल जी की, देखिए लोगों का भरोसा कांग्रेस पर दिख रहा था उस दौरान। मैं खुद ग्राउंड पर थी, मैं ये बार बार कह रही हूँ कि नाराजगी नहीं थी कांग्रेस को लेकर के। लेकिन पीयूष जी, अब आगे क्या करेंगे आप इस आंदोलन को? अगर आप कह रहे हैं तो कांग्रेस इस आंदोलन को करेगी, इंडिया अलायंस को लेकर चलेंगे, क्या करें? देखिए, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, ये इतनी बड़ी बात कहने का मुझे अधिकार नहीं है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ। हमारी टॉप लीडरशिप, एक समीक्षा बैठक यहाँ हुई है, आज दिल्ली में बैठक हो रही है। कोई चीज चुटकी में नहीं हो जाती, निश्चित तौर पर वो सब दाया बाया सोच के, विचार के उस पर कोई काम करेगी। राहुल जी ने एक इतनी बड़ी यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, उसका पूरा बदलाव देश ने देखा। राहुल जी कुछ सोचेंगे, टॉप लीडरशिप सोचेगी, विचारेगी, एक प्रैग्मेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये भावना स्पष्ट है कि ये होना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, कल की मीटिंग में ही कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा, उन्होंने अपना भाषण यहीं से शुरू किया था प्रत्याशियों से, कि 77 का चुनाव भी हम हारे थे और इंदिरा जी और संजय जी भी चुनाव हार गए थे। मुझसे लोग बातचीत करना पसंद नहीं करते थे, कांग्रेसियों को देख के लोग भाग जाते थे, लेकिन हम मैदान में आए, जुटे और हमने 1980 में 313 सीटों से सरकार बनाई। कमलनाथ जी ने सबसे पहले समीक्षा बैठक यहाँ पे की, सबसे फेस टू फेस बात की और उन्होंने सबसे कहा है कि 2 रिपोर्ट्स भेजो, एक चुनाव की और एक संगठन की। चुनाव में जो हमसे गलतियां हो वो सामने रखो, और संगठन में भाई निश्चित तो कहीं किसी ने बेतरघात भी किया होगा, किसी ने दूसरी पार्टी के काम भी किया होगा। कमलनाथ को सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हारने का। आपको क्या लग रहा है कि क्यों बताया जा रहा है और क्यों सबसे ज्यादा टारगेट कमलनाथ को ही किया जा रहा है? देखिए, ये बीजेपी के एजेंटों द्वारा बताया जा रहा है। जिन चैनलों ने हमें कभी दिखाया नहीं, वो ये खबरें ब्रेक कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, उसने ये खबर ब्रेक की और 15 मिनट बाद मैंने उसके भोपाल रिपोर्टर को फोन लगाया और मैंने उससे कहा, साहब ये खबर आपके यहाँ कैसे चल रही है कि कमलनाथ जी से इस्तीफा मांगा गया? बोले ऐसी खबर तो मुझे पता ही नहीं। फिर उसके दूसरे उसने कहा नहीं, फलाने उनके एडिटर ने की, वो खबर वहां से हटाई गई। 15 मिनट में उसका खंडन छापा। दूसरे चैनल को भी मैंने स्वयं कहा। तो अब ये सिर्फ अफवाह इसलिए फैलाई जा रही है कि कमलनाथ जी के छाते के नीचे कांग्रेस मजबूत है। ईवीएम लगाने के बावजूद हमारा वोट आज 40% का 40% है, जो कि हमारा 2018 में था। तो जो हमारा बढ़ा हुआ वोट लूट लिया गया, लेकिन इसके बावजूद कमलनाथ जी लाए। और कमलनाथ जी ने घोषणा कल ही कर दी प्रत्याशियों से कि मैं 3 दिन बाद लौट के आ रहा हूं और मैं पूरे प्रदेश का दौरा शुरू करूंगा। तो ये तो एक षड्यंत्र की नई वो है कि आप कुछ ना कुछ फंसा दो हमारे उस नेता जिसके एक चीज ये भी चल रही है कि कमलनाथ जी अपने ही इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो दल है उनका अपमान कर रहे हैं। इसका खामियाजा भुगता है मध्य प्रदेश में कमलनाथ। किसका अपमान कर दिया? ये बात बहुत चल रही है कि अखिलेश यादव को लेकर जो उन्होंने एक बात कह दिया था कि छोड़ो अखिलेश वखिलेश, तो इस बात का भी क्या कुछ असर है? मैं आपसे जानना देखिए, ये तो आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं लोगों की बात कर रही हूँ, मैं इस पर नहीं कह रही हूँ, मैं लोगों की बात कर रही हूँ। जो चल रहा है होता क्या है कि सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है। बड़ी पुरानी कहावत है कि सफलता के सैकड़ों बाप होते हैं और सफलता अनाथ होती है। तो जाहिर है कमलनाथ जी हमारा चेहरा थे और कमलनाथ जी हमारा चेहरा है, तो मुख्यमंत्री भी वही बनते और आगे नेतृत्व भी वो करेंगे, तो सबसे ज्यादा हमले उन पे होंगे। लेकिन वो मर्द की तरह अपने सीने पे उन वारों को झेल रहे हैं और पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। नहीं, आपको क्या ऐसा लगता है क्या कि अपमान किया या अपमान का ये कारण हो सकता है क्या? आप अपमान सम्मान देखने से पहले समाजवादी पार्टी ने इस सब के बाद कितना % वोट मध्य प्रदेश में पाया है ये देख लीजिए, फिर उससे निकाल लीजिए कि उससे कितना असर चुनाव रिजल्ट पे पड़ा होगा। 1% वोट भी समाजवादी पार्टी का नहीं आया है। तो अब उसका क्या प्रैक्टिकल अर्थ है? और उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं में अखिलेश जी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनने भी कौन से बड़े फूल से वचन बोले। तो हमने भी बोल दिया, उनने भी बोल दिया, लेकिन कल भी अखिलेश जी से कमलनाथ जी की बात हुई है। राजनीति में हो जाता है कभी कभी बातें हो टकरा जाती हैं, लेकिन हम साथ हैं और साथ रहेंगे। लेकिन जब ये चीजें सामने आ जाती है पीयूष जी, तो लोग सवाल खड़े करने लगते हैं। इसी सवाल का जवाब हमें भी कोई खुशी नहीं है कि ये सब बातें ऐसी हो जाती, ना होती तो बहुत अच्छा होता। हम ये भी कमलनाथ जी भी ये चाहते हैं कि ना होता तो अच्छा, लेकिन अब हो गया, आगे ना हो इसकी कोशिश रहेगी। उन्होंने भी बहुत
जबरदस्त ऐसे बयान दिए जैसे कि वो भाजपा से ना लड़ रहे हो, हमसे लड़ रहे हो। लेकिन जब हमारा ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी को, तानाशाही को हिंदुस्तान से बाहर करना है, तो अखिलेश जी, कमलनाथ जी, ममता जी, सारा इंडिया फिर बैठेगा, फिर बातचीत करेंगे। ये तो बड़े चलिए, युद्ध जैसे हैं, कि आपने कहा बैटल है ईवीएम को खत्म जी। करने के लिए अगला कदम क्या है पीयूष जी, बताएं। मेरे हिसाब से इसमें आपको पहला चरण तो ये होना चाहिए, बाकी पार्टी तय करे। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सब सुझाव अपनी हाँ बात जी। रख रहा हूँ, ये पार्टी की बात नहीं मानी जाएगी। हम चाहें तो बहुत से वोटर से दस्तखत करा सकते हैं, करोड़ों में कराए जा सकते हैं। 12 करोड़ वोट तो हमें लोकसभा चुनाव में ही मिले थे, उधर के लोग भी, तो वो कैंपेन हो सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो हमेशा खुला हुआ है, उस पर हमें बात करनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति देश में है, हम उनसे आग्रह करेंगे। और इस सब के बाद जो गांधी का रास्ता हमेशा से है कि अगर ईवीएम इतनी अच्छी है, सती सावित्री है, दूध की धुली है, तो पोस्टर, वो जो मतपत्र है, उसमें कौन सा डाकू है, उसने कौन सी चोरी की बेचारे उससे। और अगर ईवीएम के मन में मोदी हैं, तो मतपत्र के मन में भी मोदी हो सकते हैं। जब आप कह रहे हैं जन जन के मन में मोदी समाये हैं, तो फिर मोदी जी डरते क्यों हैं? मतपत्र से करा लेना, हम तो सारी बात खत्म कर दी। ईवीएम बहुत अच्छी थी, सब कुछ थी। तो एक मैदान में 10 खिलाड़ी उतर रहे हैं, एक खिलाड़ी को ईवीएम पसंद है और 9 को पसंद नहीं है, तो ये कहां का न्याय है कि उन 9 की बात ना सुनी जाए? ये फेयर प्ले होने चाहिए, इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन बनाया गया, वरना भारत सरकार ही करा लिया करती चुनाव। तो उसके लिए तो जहां तक जाना पड़ेगा जाना ही पड़ेगा, वरना रिजल्ट इस तरह के आते, कभी कभी वो हमें जिता देंगे, ज्यादातर हमें हरा देंगे। तो ये छोटे छोटे सुखों के लिए देश को दुर्गति की ओर नहीं बढ़ाया जा सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ही खुले मन से मेरे सवालों के जवाब दिए, आपने वो भी सारे सवालों के, बड़े तीखे सवाल किए मैंने आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया।